दूसरा देखा था रैंड इंट। रैंड इंट क्या करता है? इट जनरेट्स अ रैंडम नंबर बट विच इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। ये नंबर होगा इंटीजर। ये कल मैंने प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया था। अगर हम लिखे रैंडम डॉट रैंड इंट 0,10 तो आउटपुट क्या आएगा? 8। नेक्स्ट टाइम सेम रेंज दे दिया तो आउटपुट आया 4, क्योंकि इट जनरेट्स एनी रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 10 एंड दिस बोथ वैल्यूज आर इंक्लूसिव। ये दोनों वैल्यू को इंक्लूड करता है। तो मे बी आंसर कैन कम एज 0। 0 भी आंसर आ सकता है और 10 भी आंसर आ सकता है। तो इसके बेस्ड एग्जाम में बोर्ड में आंसर क्वेश्चन आता है कि if user has written this statement print random dot randint in a bracket 0,10, then what will be the minimum value generated by this and what will be the maximum value generated by this? तो मिनिमम वैल्यू क्या जनरेट हो सकती है? 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या जनरेट हो सकती है? 10। ओके। इसके बाद एक फंक्शन और है यूनिफॉर्म। कल मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया था। आज हम और एक फंक्शन देखेंगे यूनिफॉर्म। दिस मेथड यानी कि फंक्शन रिटर्न एनी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर, यानी ये भी रैंडमली कोई नंबर जनरेट करेगा। तो फिर डिफरेंस क्या है? द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट। सी, द आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट। ये आपको आउटपुट दिख रहा है। ओके। यहाँ पे स्टेटमेंट डाला है, देखो पहले इंपोर्ट रैंडम, देन प्रिंट। प्रिंट करने के बाद क्या प्रिंट करवाया? रैंडम dot uniform in a bracket 1,100. So it can generate any number between the range of 1 to 100 and that number is in the form of float. Okay. This is the basic difference between the random. अब आपको आ रहा है कि तीन में डिफरेंस क्या आया? रैंड रेंज। रैंड रेंज भी जनरेट करता है कोई भी रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 15, बट इसमें 15 इंक्लूसिव नहीं है। दूसरा देखा हमने रैंड इन। इट ऑल्सो जनरेट्स रैंडम नंबर बिटवीन द लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू, बट द डिफरेंस इज बोथ द वैल्यूज आर इंक्लूसिव। ये दोनों वैल्यू को इंक्लूड करता है रैंड इंट। और यूनिफॉर्म अगेन जनरेट्स अ रैंडम नंबर बिटवीन द गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज एंड द वैल्यू जो आउटपुट देगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट। ये चीज ध्यान रखना, आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट। ओके। देन यहाँ पे और एक मॉड्यूल देख रहे हैं हम, रैंडम मॉड्यूल में और एक फंक्शन चॉइस। कौन से फंक्शन है? चार फंक्शन देखे, रैंड रेंज, रैंडम, रैंड इन, यूनिफॉर्म। ये चार फंक्शन हम देख चुके। अब आया चॉइस। दिस मेथड इज यूज फॉर रैंडम सिलेक्शन फ्रॉम लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। यानी कि आपने एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज दिया है, उसमें से एक रैंडमली चॉइस करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे चॉइस फंक्शन। so every time it gives you some different result, you can check it out। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, import random, फिर लिखा lst इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज डाल दी, दाल चावल रोटी, इस तरह से कुछ वैल्यूज डाल दी, लिस्ट ऑफ वैल्यूज है। नाउ माय फर्स्ट आइटम इज रैंडम डॉट चॉइस ऑफ lst, यानी कि रैंडम फंक्शन, रैंडम पैकेज के थ्रू यूजिंग चॉइस फंक्शन फ्रॉम द लिस्ट we can access any random value। okay, एक मिनट कंटिन्यू करना।
ओके, तो यहाँ पे जब हमने रैंडम डॉट चॉइस ऑफ लिस्ट किया ना, तो इस लिस्ट में से इस बार इसने ये वाला वैल्यू प्रिंट करवा दिया। जब दूसरी बार फिर से सेम फंक्शन लिखेंगे तो नेक्स्ट टाइम इट गिव्स सम अनदर रिजल्ट। ओके, so choice is a function for random selection from the list. Then next function is shuffle. Shuffle is a method which can shuffle or swap the items of a given list. यानी कि लिस्ट को आइटम शफल करके वो प्रिंट करेगा और कुछ नहीं है। कैसे वर्क करता है, तो पहले तो एक लिस्ट डिक्लेयर कर लो, फिर लिखो रैंडम डॉट शफल LST, यानी कि लिस्ट का नाम पास कर दो, और जब तुम नेक्स्ट टाइम लिस्ट प्रिंट करवा दोगे तो उसकी आइटम देखना शफल होके आ जाएगी। ये सारी वैल्यू शफल हो गई। ये आप पता है म्यूजिक सिस्टम में देखते होंगे, आपकी म्यूजिक सिस्टम जो कार में लगी है या कहीं पे आप देखना शफल बटन होता है, क्या हो जाता है, आपका जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज होता है ना वो शफल हो जाता है। ओके, तो वही फंक्शन यहाँ पे भी चल रहा है, सिर्फ इसमें एज अ पैरामीटर क्या पास होगा, लिस्ट पास होगा। तो दो फंक्शन हमने देखे जिसमें लिस्ट टप्पल या स्ट्रिंग को मॉडिफाई करते हैं। एक है चॉइस जो उसमें से रैंडम सिलेक्शन करता है, दूसरा है शफल जो उसको वैल्यूज को रीशफल कर देता है। ओके, नाउ यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब हम रियल फंक्शन चैप्टर में आ गए, क्योंकि एग्जाम्स में तुम्हें हर क्वेश्चन फंक्शन के फॉर्म में ही पूछा जाएगा कि राइट अ फंक्शन फॉर दिस प्रोग्राम, राइट अ फंक्शन फॉर दिस प्रोग्राम, तो यू मस्ट नो हाउ टू राइट द फंक्शन। तो फंक्शन होता क्या है कि देखो, दीज आर द फंक्शंस विच आर मेड बाय यूजर। ये फंक्शन कौन से हैं, वो यूजर क्रिएट करता है। ओके, एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट, so that is called your user defined function. Then function is a kind of collection of statements which are written for a specific task. यानी कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स एक यूनिट में कंबाइन हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट देते हैं। We can use them in any part of our program by calling them. फंक्शन एक बार बना देते हैं तो उसको पूरी प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। ओके, अब मेन पॉइंट आ रहा है कि फंक्शन बनता कैसे है। तो फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड विद द कीवर्ड डेफ। Which keyword? Def. Def keyword is used to make a user-defined function. Okay? User-defined functions बनाने के लिए हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ता है, def कीवर्ड। ओके, यूजर-डिफाइंड फंक्शंस हम देखते हैं। देखो अब आ रहा है सिंटेक्स, ये है उसका सिंटेक्स, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द सिंटेक्स फॉर हाउ टू राइट द फंक्शन। तो सिंटेक्स है उसका, सबसे पहले आपको कीवर्ड लिखना होता है डेफ। डेफ स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन, मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ फंक्शन, एंड उसके बाद सबसे पहली चीज आती है फंक्शन का नेम। फंक्शन नेम इज यूजर डिफाइंड। आप अपनी चॉइस से कुछ भी नाम रख सकते हो, बट अगेन इट फॉलोज द यूजर आइडेंटिफायर रूल्स। आपको आइडेंटिफायर्स के रूल्स याद होंगे, 5 रूल्स मैंने आपको बताया, 4-5 रूल्स। नंबर 1, फर्स्ट रूल ये था कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर, फर्स्ट कैरेक्टर लेटर होना चाहिए। सेकेंड, रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज, राइट, यूजर को रिजर्व वर्ड्स यूज नहीं करना है। नंबर 3 की डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर लाइक अंडरस्कोर कैन बी यूज, यही कैरेक्टर यूज हो सकता है, डिजिट कोई भी यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने रूल्स आपको बताए थे 11th में, आइडेंटिफायर्स के रूल्स, यही रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। ओके, फंक्शन नेम कैन बी यूजर फ्रेंडली एनीथिंग, आप अपनी चॉइस से कुछ भी नाम लिख लो। फिर फंक्शन यानी आपको याद होगा, मैंने बताया था एक नॉर्मल वर्ड, फंक्शन यानी जिसके पीछे ब्रैकेट होते हैं, तो ब्रैकेट इज मस्ट। और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स लिखा है ना, तो आपको पैरामीटर्स पास करने हैं तो प्रोवाइड करो, नहीं पास करने हैं तो भी ब्लैंक ब्रैकेट इज मस्ट। ओके, देन कॉलन, आपको याद है फॉर लूप में भी हमने कॉलन लगाया था, वाइल लूप में भी कॉलन लगाया था, इफ में भी कॉलन लगाया था, यानी जब आपका ब्लॉक कंटिन्यू हो रहा है,
when your programming is still in a continue mode then you have to mention colon, यानी कि ये उसी की बॉडी है, अभी जो आगे कंटिन्यू हो रहा है वो उसी का बॉडी का पार्ट है, ये डिसाइड करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, it's just like a comment. What is the purpose of this function that you have to mention and then the statements to be executed. अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ, एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग, फंक्शन फॉर सिंपल सा एक मुझे एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है, ऐसा एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जुपिटर एनाकोंडा एंड जुपिटर नोटबुक, ओके, शुरू हो जाए तब तक मैं शेयर करती हूँ। तो समझ में आया, सबसे पहली चीज क्या आती है, द फर्स्ट थिंग इज डेफ, पहली चीज क्या होती है, डेफ, डेफ के बाद स्पेस, वन स्पेस, देन नेम ऑफ द फंक्शन, देन स्मॉल ब्रैकेट, देन पैरामीटर्स इफ यू वांट टू पास, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ो एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लगाओ, कॉलन, एंड डॉक स्ट्रिंग इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड, कंपल्सरी नहीं है, ओके, एंड द स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड व्हिच यू वांट टू एग्जीक्यूट। नाउ डेफ क्या है, तो डेफ इज अ कीवर्ड, ये आपको पता ना, इट्स अ रिजर्व वर्ड because it is provided by the Python. We have not declared, it's a keyword. Okay? तो यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएशन का एक स्टेटमेंट में लिखा, आपको एक नॉर्मल फंक्शन पहले तो मैं दिखा दूँ, पाइथन 3 और मैं शेयर कंटेंट कर ओके, क्या आपको पाइथन दिख रहा है? मैम, दिख रहा है बेटा? यस मैम। ओके, देखो एक फंक्शन बना रहे हैं हम लोग, डेफ, फंक्शन कैसे बनता है, डेफ, और मैं फंक्शन का नाम ले रही हूँ सपोज डिस्प्ले, मुझे कुछ डिस्प्ले करना है इसलिए मैंने फंक्शन बनाया। अच्छा, फंक्शन में कोई पैरामीटर्स अभी तो मैं आपको सिखाया नहीं था, आप ब्लैंक छोड़ दो, कॉलन, एंटर किया तो देखो अपने आप उसने एक टैब की का स्पेस ले लिया, यानी कि अब इसकी बॉडी शुरू हो गई, बॉडी में मैं जस्ट सिंपली करवा रही हूँ प्रिंट, प्रिंट, और मैंने क्या करवा दिया, हेलो, करेक्ट, बस इतना सेव करके मैं इसको रन कर रही हूँ। देखो आपको आउटपुट कुछ आया नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो फंक्शन बनाया है, फंक्शन बनाने का मतलब ये नहीं कि वो कॉल करेंगे, बिना कॉल किए क्या फंक्शन रन होगा, नहीं, तो ये फंक्शन बनाने के मैंने रन किया ना, यानी फंक्शन हैज नो एरर, इसलिए वो नेक्स्ट फॉर्म पे आ गया। अब इसको कॉल करना है तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, तो जस्ट फंक्शन का नाम लिखो, मैंने लिखा डिस्प्ले और ब्लैंक ब्रैकेट, अब इसको हम कॉल करते हैं, देखो हेलो प्रिंट हुआ, मैंने फिर से डिस्प्ले लिखा, डिस्प्ले, तो यहाँ पे फिर से उसने रन करेंगे तो हेलो प्रिंट हुआ, यानी जितनी बार मैं डिस्प्ले डिस्प्ले लिखूंगी, हो सकता है मैंने अपने प्रोग्राम में 2-4 बार डिस्प्ले लिख दिया तो वो उतनी बार हेलो प्रिंट कर देगा क्योंकि फंक्शन कॉल हो रहा है, दिख रहा है आपको आउटपुट, यानी फंक्शन बिना कॉल किए रन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया तो इसने कुछ ना कुछ आउटपुट दे दिया, करेक्ट। नाउ अभी हम एक फंक्शन बना रहे हैं, अब मैं आपको दिखा रही हूँ एग्जाम्पल, फंक्शन ऑफ एडिशन, एडिशन ऑफ टू नंबर, चलो मैंने फंक्शन बनाया डेफ, फंक्शन का नाम भी डालते हैं ऐड, पैरामीटर कोई नहीं, अभी बिना पैरामीटर वाला एक फंक्शन बनाते हैं, दो नंबर लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 20, और मैंने प्रिंट करके रिजल्ट प्रिंट कर दिया कि रिजल्ट है, रिजल्ट इक्वल्स टू कॉमा a प्लस b, इसको हम सेव कर दे, देखो इसको रन करेंगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं हुआ, मैंने कॉल किया ऐड फंक्शन, अब मैंने कॉल किया, रन करो, आगे रिजल्ट इज 30, अब तुम कितनी भी बार इसको रन करोगे एवरी टाइम आंसर क्या चेंज होगा, नहीं, 30 आपका 3 बार प्रिंट हो जाएगा, देखो आ गया ना 3 बार, यानी फंक्शन कब रन होगा, फंक्शन रन होगा जब आप उसको कॉल करोगे, और कॉल कैसे होता है, तो जस्ट फंक्शन का नाम लिखो और बाद में ब्लैंक ब्रैकेट अगर पैरामीटर नहीं है, अगर पैरामीटर है तो आप उसमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी। अब आपको ये समझ में आया, फंक्शन बनाया हमने, ठीक है। अब यहाँ ए जो है वो मैं यूजर से ले रही हूँ इनपुट,
यानी इसकी बॉडी हम जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते थे ना वही है और कुछ नहीं है। a इज इक्वल टू इंट इना ब्रैकेट इनपुट इना ब्रैकेट डबल कोट में लिखा एंटर नंबर 1, ठीक है। ओके, देन b इज इक्वल टू फिर से वही स्टेटमेंट एंटर नंबर 2, कंट्रोल v। जस्ट इसको जब रन करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट एवरी टाइम डिफरेंट आएगा। देखो अब मैं इसको रन कर रही हूँ, ये मैंने इसको सेव किया, रन किया, नेक्स्ट पे आ गया। अब रन करूंगी ना तो पहली बार ऐड कॉल होगा ना तो वो पहली बार नंबर 1 लेगा, नंबर 2 लेगा, उसका रिजल्ट प्रिंट करेगा। फिर से मैं ऐड कॉल करूंगी तो फिर से वो नंबर 1 लेगा, नंबर 2 लेगा और रिजल्ट प्रिंट करेगा। फिर से ऐड करूंगी तो फिर से यही प्रोसेस होगा। यानी जितनी बार फंक्शन कॉल हुआ है उतनी बार ये सारे स्टेटमेंट उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। आप देखो यहाँ पे, चलो पहली बार वाला ऐड फंक्शन रन हो रहा है अभी। पहली बार मैंने डाला 1, नंबर 2 1, आउटपुट इज 2। देखो अब दूसरी बार फिर से कॉल किया, नंबर 1 इज 2, नंबर 2 इज 2, आउटपुट इज 2। फिर से तीसरी बार कॉल हुआ, नंबर 1 इज 3, नंबर 2 इज 3, आउटपुट इज 6। देखा आपने, यानी मैंने 3 बार कॉल किया तो यही सेम कोड 3 बार एग्जीक्यूट हुआ। तो फंक्शन का एडवांटेज ही ये है कि ऐसा कोड जो आपको बार बार यूज करना है वो बार बार मत लिखो, क्या करो उसका फंक्शन बना दो, जब चाहिए तब उसको कॉल करो। इसका मतलब ये है कि जब फंक्शन कॉल होता है तो पता है प्रोसेस क्या होती है, जैसे ही कंपाइलर ये स्टेटमेंट रन करेगा ना तो वो ढूंढेगा ऊपर उसकी प्रीवियस प्रोग्रामिंग में क्या इस नाम का कोई फंक्शन बना है। हाँ है, तो आपका कंपाइलर एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टॉप करके सीधा यहाँ पे जंप करेगा, ये लाइन रन करेगा, फिर बोलेगा ये ऐड और ये ऐड मैच हो रहा है, यस, इसकी बॉडी में जाओ, पहला स्टेटमेंट रन करो, सेकेंड स्टेटमेंट रन करो एंड थर्ड स्टेटमेंट रन करो। फिर कहाँ जाएगा पता है, जैसे कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट करने के बाद जिस फंक्शन को उसने कॉल किया था ना उसकी नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। यानी कि दूसरी बार ऐड पे आया, दूसरा वापस ऐड कॉल हो गया, फिर से वो इसको कॉल करेगा। पहली लाइन करेक्ट, दूसरी लाइन करेक्ट, तीसरी लाइन करेक्ट, फोर्थ लाइन करेक्ट, रन होने के बाद फिर से कहाँ जाएगा, फिर से वो उससे नेक्स्ट वाली लाइन पे जाएगा। नेक्स्ट वाली लाइन पे वो चेक करेगा क्या ये वाला फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है, फिर से कॉल करो और फिर से रन होगा। तो इस तरह से तुम्हारे फंक्शन रन हो रहा है। समझ में आया ये फंक्शन कैसे कॉल होता है, कैसे रन होता है? क्या ये क्लियर हुआ? ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखो यही एग्जांपल दिया है, ये फंक्शन क्रिएट किया है डेफ एड, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी किया और प्रिंट सी करवा दिया। बट ये फंक्शन अपने आप तो रन होगा नहीं, तो इसको हमने यहाँ कॉल किया। तो देखो अब कॉल करने के बाद आपका ये आउटपुट आ जाएगा। ओके, नाउ यूजर डिफाइंड फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास हो रही है। आर्ग्यूमेंट किसको कहते हैं, तो ब्रैकेट में जो वैल्यू पास होती है दे आर नोन एज आर्ग्यूमेंट। ओके, ब्रैकेट में जो वैल्यू पास होती है उसी को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। ओके, अब यहाँ पे देखो ऐड वही फंक्शन है, पहले लिखा हमने डेफ, फिर लिखा हमने ऐड, फिर दो वैल्यू पास कर दी ए एंड बी। यानी कि यहाँ पे ए एंड बी दो नंबर आपको देने पड़ेंगे। अब जब भी ऐड फंक्शन को कॉल करोगे यू हैव टू गिव टू वैल्यूज, दो वैल्यू आपको देनी पड़ेगी भाई। अब इसके बॉडी में क्या डाल दिया, c इज इक्वल टू ए प्लस बी और c को प्रिंट भी करवा दिया। अब आप देखो फंक्शन बनाने के बाद जब तुम रन करोगे ना इतना पोर्शन तो कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। आउटपुट कब आएगा, जब आप इसको कॉल करेंगे। लेकिन कॉल करने के लिए मेरे पास तो दो नंबर होने चाहिए ना, तो यहाँ पे x यूजर से लिया, y यूजर से लिया और फिर हमने ऐड फंक्शन कॉल किया विद द एक्चुअल वैल्यू x एंड y। इसीलिए इसको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। क्या कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स। ओके, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन आपको बता रही हूँ, दो डेफिनेशन है, एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। अब आपको ये जब तक प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। मैं आपको अपनी प्रोग्रामिंग में लेके जाती हूँ। ये रहा, देखो कौन सा फंक्शन था, ऐड, डेफ ऐड इन अ ब्रैकेट, यहाँ पे दो वैल्यू ले लिया ए और बी, कॉलन,
इसकी बॉडी में मैंने डाल दिया c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और हम प्रिंट c करवा देते हैं, प्रिंट c, करेक्ट। इसको रन करते हैं, क्या कुछ आउटपुट आया? नहीं। अब मैं ऐड को कॉल करी हूँ, ऐड इन ब्रैकेट 3,5, मैंने अपनी चॉइस से वैल्यू ले ली, ठीक है, 3,5, रन करो। यस, देखो 3,5 जैसे कॉल किया ना मैंने, तो 3 किसको जाएगा पता है? 3 किसको जाएगा? 3 विल बी गिवन टू ए, एंड 5 किसको जाएगा? 5 विल बी गिवन टू बी। यानी कि ए में आ गया 3, बी में आ गया 5। अब इसकी बाद वाली लाइन पे जाओ, ए प्लस बी सी में डाल दो, तो 3 प्लस 5 कितना आया? 8। वो कहाँ डाल दिया मैंने? सी में। और इसके बाद सी को प्रिंट करवाओ, तो क्या आउटपुट आ गया? ए। समझ में आया? अब इसको मैं वैल्यू चेंज करती हूँ। चलो, एक बार मैंने फंक्शन कॉल किया 3 एंड 5 से, अब मैं दूसरी बार फंक्शन कॉल कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैंने कॉल किया ऐड विद द वैल्यू 10,10। चलो, अब ए में क्या जाएगा? पहला वाला 10। बी में क्या जाएगा? दूसरा वाला 10। ओके, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी 10 प्लस 10 20। प्रिंट सी करो, तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा? 20। समझ में आया? आउटपुट आ गया हमारा 20। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन आई। जब फंक्शन कॉल करते हैं तब जो पैरामीटर होता है उसको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। इसको कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल वैल्यूज, एक्चुअल पैरामीटर, और यू कैन से एक्चुअल वैल्यूज, यानी कि द वैल्यूज गिवन एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल। फंक्शन को जब कॉल करते हैं तब जो वैल्यूज देनी पड़ती है उसको हम कहते हैं एक्चुअल वैल्यूज। यही तो रियल नंबर है ना जिसके थ्रू तुम्हारा आउटपुट आ रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, तो फिर जब फंक्शन बनाते हैं तब जो वैल्यूज होती है उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। ओके, इसको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। द वैल्यूज गिवन एट द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं या जब फंक्शन को बनाते हैं तब जो पैरामीटर्स यूज होते हैं, दैट पैरामीटर्स आर नोन एज फॉर्मल पैरामीटर्स। करेक्ट? समझ में आया? फिर बोल रही हूँ, जब हम फंक्शन बनाते हैं, when we are defining the function, at that time जो पैरामीटर यूज होते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। और जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तब जो वैल्यू देते हैं, रियल वैल्यू जिसका आउटपुट आपको मिलता है, उसको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। करेक्ट? ओके, अब यहाँ पॉइंट ये आता है कि क्या दो वैल्यू में से मैं एक वैल्यू पास करूँ तो क्या फंक्शन रन होगा? यहाँ पे देखते हैं, मैंने ऐड फंक्शन कॉल किया, राइट, और मैंने एक भी वैल्यू पास नहीं किया, आपको क्या लगता है फंक्शन रन होगा? रन करके देखते हैं, क्या आया? एरर आ गया। टाइप एरर, ऐड फंक्शन मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। इसी पैरामीटर को हम आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं। वो बोल रहा है दो आर्ग्यूमेंट पास करनी है, आपने एक भी पास नहीं की है, दो आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, एरर आ गया ना। सिमिलरली अगर मैंने एक वैल्यू पास किया, मैंने पास किया 15, ओके, रन करते हैं फिर से, क्या आंसर आया? मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशन आर्ग्यूमेंट बी, यानी कि ए तो पास कर दिया आपने बट बी पास नहीं किया है। So it's a rule, you have to pass both the values. Now execute, you will get the result 25। Again आपका 15 plus 10 25। तो समझ में आया? इसको हम कहते हैं पैरामीटर्स या तो आर्ग्यूमेंट। फिर से याद कर लो, दिस वन इज नोन एज, अदर यू कैन से दिस इज पैरामीटर, और इसी को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। ओके, और आर्ग्यूमेंट दो टाइप के होते हैं, कौन से? फॉर्मल एंड एक्चुअल। फॉर्मल कौन सा होता है? जो फंक्शन बनाने के टाइम पे यूज होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल। और एक्चुअल कौन सा होता है? जो फंक्शन कॉल करने के टाइम पे यूज होता है, दैट इज एक्चुअल। ओके, आई होप फंक्शन बनाना अभी आपको थोड़ा आ गया होगा, है ना? क्लियर? ओके, यहाँ पे ओके गुड। अब हम आगे देखते हैं, रिमूव कर दी,
विथ रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ रहा है, हाउ टू रिटर्न अ वैल्यू। आपको याद है एक फंक्शन मैं बताती हूँ, देखो हम पाइथन में जाते हैं, है ना। मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, देखो मेरे पास है str इज इक्वल टू हेलो, और मैंने लिखा प्रिंट इन अ ब्रैकेट str डॉट इज अपर। क्या आंसर आया, देखो फॉल्स प्रिंट हुआ ना। तो ये क्या मतलब हुआ, पहले स्टेटमेंट का मतलब है str इज इक्वल टू हेलो, यानी एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसमें मैंने वैल्यू डाल दिया हेलो। नाउ प्रिंट str डॉट इज अपर, यानी कि समथिंग यू वांट टू प्रिंट, बट व्हाट डू यू वांट टू प्रिंट। तो str यानी कि str में जो वैल्यू है उसको चेक करो। इज अपर इज अ बुलियन फंक्शन, आपको मैंने कल बताया था, is upper is a boolean function. It returns answer in the form of true or false. याद करो, it returns answer, ये हमें आंसर देता है। आंसर होगा या तो ट्रू या तो फॉल्स के फॉर्म में, है ना। तो इसीलिए ये रिटर्न करता है। वैसे ही फंक्शन जो हम बनाएंगे उसमें भी दो टाइप का होता है, या तो फंक्शन आंसर रिटर्न करेगा या तो फंक्शन आंसर रिटर्न नहीं करेगा। जैसे इज अपर रिटर्न करता है, बट अगर मैंने सिर्फ अपर किया ना तो रिटर्न नहीं करता है। str डॉट अपर क्या करेगा, क्या किया इसने, हेलो अपर केस में रन, इसने स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने प्रिंट नहीं किया तो क्या आपको लगता है ये एरर देगा, नहीं एरर नहीं देगा। क्या किया इसने, स्ट्रिंग जो आपकी लोअर केस में थी ना उसने उसको अपर केस में करके, देखो आप स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हो, देखो वो अपर केस में हो गया कन्वर्ट, राइट। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे ये वाले फंक्शन, अगर मैं इसको यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट हटा दिया, चलो ये फंक्शन ये तो हो रहा है ना, फंक्शन को चेक करते हैं क्या ये सही है, हाँ सही है, तभी तो वो दूसरे पे आ गया। अब इसको मैं रन करती हूँ, एड 3,5, देखो प्रोग्राम रन हो गया, वो नेक्स्ट पे आ गया, फिर से मैंने इसको रन किया, नेक्स्ट पे आ गया, इसको भी रन किया, नेक्स्ट पे आ गया, इसको रन किया, तो इसका आउटपुट ये आ गया, हेलो आ गया। बट इन सब के आउटपुट क्यों नहीं दिख रहे, एड 3,5 का आउटपुट हट गया, एड 10,10 का आउटपुट हट गया, एड 15,10 का आउटपुट हट गया, क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ भी ये ऐसा फंक्शन है जो फंक्शन रन तो होता है बट कुछ आंसर रिटर्न नहीं करता है ना। तो ये ऐसे फंक्शन है जो रन हो गया बट कुछ रिटर्न नहीं किया। इसमें प्रिंट किया था, क्यों, क्योंकि मैंने खुद से लिखा था, एक्सप्लिसिटली मैंने लिखा था कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी, तो वो सी को प्रिंट करता रहा लेकिन वो रिटर्न नहीं करता था। अब रिटर्न करवाते हैं, देखो रिटर्न कैसे होता है, तो रिटर्न करवाते हैं ऐसे, यू हैव टू यूज अ स्टेटमेंट रिटर्न, एंड रिटर्न के बाद इट्स अ रिजर्व कीवर्ड, हाँ रिटर्न, रिटर्न के बाद आपको मेंशन करना पड़ता है व्हाट डू यू वांट टू रिटर्न। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट एवर वैल्यू अवेलेबल इन एल सी दैट यू हैव टू रिटर्न। ओके, तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखना। डेफ एड a comma b, ये स्टेटमेंट तो सेम है, एक फंक्शन वी आर गोइंग टू डिफाइन विच हैज टू पैरामीटर्स a एंड b, c इक्वल्स टू a प्लस b, सिंपल सा एडिशन हुआ है, a प्लस b कर दिया, उसको c में स्टोर कर दिया, रिटर्न c। यस, अब रिटर्न c यानी कि आंसर प्रिंट नहीं हो रहा है, ये दे रहा है फंक्शन जहां कॉल हो रहा है ना वहां पे ये आंसर लेके जाएगा। ओके, अब ये फंक्शन डेफिनेशन पोर्शन तो इतना ही है, फंक्शन बन गया, इसको कॉल करने के स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, देखो x इज इक्वल्स टू इनपुट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, y इज इक्वल्स टू इनपुट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, z इज इक्वल्स टू एड x कॉमा y। अब ये स्टेटमेंट आपके लिए नया है, देखो अभी तक हम क्या लिखते थे, आप इसी प्रोग्रामिंग में देखो हम क्या लिखते थे, एड 3,5, एड 3,5, इसको रन करते हैं, अब इसको रन करते हैं, देखो आउटपुट आ गया ना 8, क्योंकि मैंने प्रिंट सी फिर से लिख दिया। अब यहाँ देखो मैं सिंपली लिख रही हूँ एड 3,5, है ना, तो वो आउटपुट दे रहा है मुझे 8, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट चेंज हो रहा है, यहाँ पे कैसे लिखा है, z इज इक्वल टू एड x कॉमा वाई। इस स्टेटमेंट का मतलब है
ऐड फंक्शन को कॉल करो विथ एक्चुअल वैल्यू x एंड y, तो यहाँ पे वो एडिशन करेगा, यानी कि a में क्या जाएगा x, b में क्या जाएगा y, c इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू ऐड हो जाएगी, और रिटर्न c किया ना, ये c वाली वैल्यू वो यहाँ लेके आ जाएगा, तो ये वैल्यू किसके पास जाएगी z के पास, इसलिए देखो इसने प्रिंट z करवाया है, दिख रहा है आपको। अब ये हम प्रोग्राम में करते हैं, यहाँ पे इसी प्रोग्राम में मैं चेंज करती हूँ, प्रिंट सी को हटा के मैंने क्या लिखा पता है, रिटर्न सी, इसको सेव करते हैं। अब इसको रन करेंगे, करेक्ट, नेक्स्ट लाइन में आ गया, इसको रन किया, आ गया ना 8, यानी कि आंसर तुम्हारा रिटर्न करके आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल डाल रही हूँ z इज इक्वल टू एड इन ब्रैकेट 3,5। अब तुम रन करो, देखो तुम्हारा 8 प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बताओ, पहले मैंने सिर्फ ऐड लिखा था तो उस टाइम पे 8 आ जाएगा, आप देखना 8 आ गया ना, बट जब मैंने लिखा z इज इक्वल टू एड 3,5 तो 8 नहीं आएगा। अभी फिर से हम रन करते हैं, यू कैन सी, क्यों, क्योंकि अगर मैंने 3,5 लिया ना तो a में चला गया 3, b में चला गया 5, c इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी c में कितना आ जाएगा, अल्टीमेटली वैल्यू आ गया 8, और तुम रिटर्न c लिख रहे हो, यानी कि रिटर्न द वैल्यू ऑफ 8, और वो 8 आके कहाँ स्टोर हो गया, z के पास आंसर कहाँ स्टोर हो गया, z के पास, और तुमने z तो प्रिंट करवाया ही नहीं, इसलिए आउटपुट नहीं आ रहा है। तुम देखो अभी मैं प्रिंट z कर देती हूँ, ठीक है, ये जो ऊपर मैंने करेक्शन किए वो हटा दूं, ओके। अब आप देखना तो यू विल गेट आंसर 8 अगेन, कंट्रोल एस, ये मैंने रन किया, इसको रन किया, देखो आ गया 8, क्यों, क्योंकि आंसर जब मैंने z में स्टोर करवाया तो फिर उसको मैंने प्रिंट भी करवाया, करेक्ट, तब जाके तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है। तो दिस इज रिटर्निंग अ वैल्यू। नाउ पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच सपोर्ट्स मल्टीपल रिटर्निंग अ वैल्यू। बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये रूल है कि मोर देन वन वैल्यू कैन नॉट बी रिटर्न, रिटर्न स्टेटमेंट एक ही वैल्यू को सपोर्ट करता है। यहाँ आपने लिखा है रिटर्न सी, तो रिटर्न सी कैन बी ओनली वन वैल्यू, सी तो सी एक ही वैल्यू रिटर्न हो सकती है, दो चार वैल्यू रिटर्न नहीं हो सकती है। ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, सी प्लस प्लस ले लो, सी ले लो, जावा ले लो, इन सब में ये रेस्ट्रिक्शन है, but only Python is the function programming language in which you can return multiple value। कैसे, तो देखो आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक है, एक हम प्रोग्राम बनाते हैं, यही प्रोग्राम में चेंज करते हैं, a कॉमा बी है, अब c इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया और d इज इक्वल टू ए माइनस बी कर दिया, और मैं लिख रही हूँ रिटर्न c कॉमा d, दोनों वैल्यू रिटर्न कर रही हूँ, सेव, रन। अब यहाँ पे भी मैं, अब आपको देखो फिर से क्या एरर आएगा, आप मुझे बताना, देखो एरर, ओके, यहाँ टपल के फॉर्म में आंसर स्टोर कर दिया, ठीक है, एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि आंसर देख रहे हो तो मैं टपल के फॉर्म में आया, ये दोनों स्मॉल ब्रैकेट लग गए, यानी z, अगर आप टाइप ऑफ z चेक करोगे तो इट्स अ टपल, टाइप ऑफ z चेक करवाओ, रन करो, यू विल सी इट्स अ टपल, है ना, यानी यहाँ दो वैल्यू रिटर्न हुई, पहली वैल्यू 3 प्लस 5 क्या हुआ, c 8 हो गया, तो 8 पहला आंसर तो आया, दूसरा वाला 3 माइनस 5 -2, दूसरा आंसर -2 आया, तो ये दोनों उसने कहाँ स्टोर कर दिए, z के अंदर स्टोर कर दिए, तो z को जब तुमने प्रिंट करवाया तो उसने प्रिंट किया पहली वैल्यू 8, दूसरी वैल्यू -2, अगर तुम ये हटा दो, z हटा दो, ये सब कुछ हटा दो, अच्छा अभी हम रन करते हैं इस स्टेटमेंट को, क्या रिटर्न हो रहा है, अगेन क्या वैल्यू आई, 8 एंड -2। अब आपको पता है ये टपल के फॉर्म में क्यों आया, बिकॉज यू रिमेम्बर टपल इज इम्यूटेबल, टपल की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई द आंसर केम इन द फॉर्म ऑफ टपल, ओके। तो ये फीचर, अच्छा अगर मुझे ये वैल्यू दो अलग अलग वेरिएबल में लेना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, रिजल्ट 1 कॉमा रिजल्ट 2 इज इक्वल्स टू, तो पता है ये दोनों वैल्यू अलग अलग जाएगी, प्रिंट रिजल्ट 1, फिर मैंने फिर से लिखा प्रिंट रिजल्ट 2, तो ये दोनों अलग अलग आंसर अभी आ गए, रन, देखो दोनों अलग अलग प्रिंट हुआ, यानी सी कहाँ स्टोर हो गया, रिजल्ट 1 में, डी कहाँ स्टोर हो गया,
रिजल्ट 2 में, दैट्स व्हाई योर आंसर इज डिफरेंट, नाउ इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ टपल। अगर आप दो वेरिएबल नहीं लोगे, एक ही वेरिएबल लोगे और मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवाए तो ठीक है, आंसर किस फॉर्म में स्टोर होगा, टपल के फॉर्म में। ओके, एंड अगर आपने जितने वैल्यू रिटर्न हो रही है उतने ही वेरिएबल लेके रखे हैं तो नो प्रॉब्लम, वो सारे आंसर अलग 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 वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा हाउ टू रिटर्न अ वैल्यू। ये सेम प्रोग्राम है फॉर रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यू। देखो यहाँ पे ए और बी दो ही वेरिएबल है, दो पैरामीटर पास करेंगे। ओके बेटा आप जा सकते हो, बस ये लास्ट खत्म कर रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ऐड फंक्शन ए प्लस बी, सब्ट्रैक्ट फंक्शन ए माइनस बी, मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी, डिवीजन ए डिवाइड बाई बी, और रिटर्न मैंने चारों वैल्यू करवाई है। तो आप देखो पी क्यू आर एस चार वेरिएबल यहाँ पे लिए, फंक्शन कॉल किया कैल्क विद द वैल्यू एक्स एंड वाई, और पी में क्या जाएगा, एडिशन, क्यू में क्या जाएगा, सब्ट्रैक्शन, आर में क्या जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, और एस में क्या जाएगा, डिवीजन। और यही वैल्यू आप प्रिंट भी करवा सकते हो। समझ में आया? तो ये इस तरह से आप मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। अब हम याद कर लेते पिछले आज हमने क्या क्या किया। मैंने रैंडम मॉड्यूल पे आपको यूनिफॉर्म फंक्शन एक तो बताया, फिर चॉइस फंक्शन और शफल फंक्शन बताया, फिर आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन का पर्पस क्या है और वो कैसे डिक्लेयर होता है, डेफ कीवर्ड यूज होता है वो बताया, उसका सिंटेक्स आपको बताया। देन उसके बाद मैंने आपको प्रोग्रामिंग बताई कि भाई सिंपल सा प्रोग्राम कैसे बनता है विदाउट आर्ग्यूमेंट या विदाउट पैरामीटर। फिर मैंने बताया आपको प्रोग्राम विथ पैरामीटर्स, और पैरामीटर्स दो टाइप के आपको बताया, एक्चुअल एंड फॉर्मल। उसके बाद मैंने बताया आपको रिटर्न वैल्यू कैसे करते हैं, सिंगल वैल्यू कैसे रिटर्न होती है, मल्टीपल वैल्यू कैसे रिटर्न होती है, फंक्शन कॉल कैसे होता है। समझ में आ गया आपको इतना पोर्शन? रिप्लाई दे दो बेटा, वैसे लास्ट 5 मिनट का मैसेज भी आ गया है, मैं यहाँ फिनिश कर रही हूँ। क्या आपको समझ में आया इतना? यस मैम। ओके ओके, तो कल फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा? यस मैम। हाँ चलो क्लास यहीं फिनिश करती हूँ। हाँ ओके, चलो बाय।